दोस्तों, ये आज से लगभग 800-900 साल पहले के उस दौर की कहानी है कि जब हमारी इस पूरी दुनिया में इस्लाम धर्म के मानने वालों का बोलबाला था। आधी से ज्यादा दुनिया पर न सिर्फ इस्लामी हुकूमतें कायम थीं, बल्कि उस दौर में साइंस और एजुकेशन के मामले में भी मुसलमानों की कोई मिसाल नहीं थी। दोस्तों, हम यूँ कह सकते हैं कि उस दौर में पूरी इस्लामिक दुनिया बड़ी तेजी के साथ हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही थी और ऐसा महसूस होने लगा था कि आने वाले सालों में पूरी दुनिया में हर क्षेत्र में मुसलमानों का ही राज होगा। लेकिन दोस्तों, किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। मुसलमानों के इस सुनहरे दौर में अचानक दुनिया में एक ऐसा तूफान उभर कर आया जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी। ऐसी तबाही कि जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। और इस तूफान का नाम था चंगेज खान। दोस्तों, चंगेज खान ने कुछ ही सालों में अपनी ताकत के बल पर पूरी दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया था। चंगेज खान अपनी फौज को लेकर जिस इलाके के रास्ते पर निकल जाया करता था, वो इलाका खुद ब खुद चंगेज खान की सल्तनत में शामिल हो जाता था। कुछ ही सालों में पूरी दुनिया को इस बात का एहसास हो चुका था कि दुनिया की कोई भी सल्तनत अब चंगेज खान को नहीं हरा सकती है। यानी चंगेज खान को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। दोस्तों, चंगेज खान जब तक जिंदा रहा तब तक चंगेज खान इस दुनिया में लूट मार और जुल्म करता रहा और उसके मरने के बाद उसकी लूट मार और जुल्म सितम वाली विरासत को उसके पोते हलागू खान ने संभाल लिया। उसके मरने के बाद उसके पोते हलागू खान ने ही पूरी दुनिया में जुल्म और तबाही मचाने का सिलसिला शुरू किया था। और हलागू खान हमारी इस दुनिया के लिए चंगेज खान से भी बड़ा कहर साबित हुआ। और कुछ सालों के अंदर ही हलागू खान ने इस कदर की तबाही मचाई कि जिस तबाही के बारे में कभी चंगेज खान ने भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, चंगेज खान और हलागू खान जुल्म करने के मामले में एक जैसे ही थे, लेकिन उन दोनों में सिर्फ एक ही फर्क था और वो फर्क ये था कि चंगेज खान किसी की जाति या धर्म देखकर उसे नहीं मारता था, वो सभी को मारता था। लेकिन हलागू खान के साथ ऐसा नहीं था, वो सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट करता था। एक बार हलागू खान ने बगदाद में इस कदर तबाही मचाई कि पूरी दुनिया कांप गई। दोस्तों, बगदाद उस दौर का मुसलमानों का सबसे ज्यादा डेवलप्ड शहर हुआ करता था। बगदाद के बाद हलागू खान ने मुसलमानों के सबसे बड़े 3 पवित्र शहरों को टारगेट बनाया, मक्का, मदीना और बैतुल मुकद्दस, जिसे आज हम जेरूसलम के नाम से जानते हैं। और हलागू खान का मानना था कि वो इन तीनों शहरों में ऐसी तबाही मचाएगा कि उसके आगे बगदाद की तबाही भी कुछ नहीं होगी। और इन तीनों शहरों में तबाही मचाने के बाद इस्लाम इस पूरी दुनिया से खत्म हो जाएगा। लेकिन शायद खुदा को कुछ और ही मंजूर था। और अचानक ऐसे वक्त में किस्मत ने अपना पासा पलट दिया। चंगेज खान का एक दूसरा ताकतवर पोता जिसका नाम बरके खान था, उसने इस्लाम कबूल कर लिया। बरके खान ने न सिर्फ इस्लाम अपनाया बल्कि उसने पूरी इस्लामी दुनिया की मंगोलों से हिफाजत करने की कसम भी खाई। दोस्तों, बरके खान चंगेज खान के सबसे बड़े बेटे यानी जोजी खान के साहिबजादे थे और ये उस वक्त मंगोल सल्तनत की सबसे बड़ी रियासत गोल्डन हॉर्ड के हुक्मरान थे। दोस्तों, बरके खान दूसरे मंगोल शहजादों से बिल्कुल अलग थे। दूसरे शहजादे लूट मार और जुल्म को पसंद करते थे, वहीं दूसरी ओर बरके खान इंसाफ पसंद और रहम दिल थे। दोस्तों, ये बताया जाता है कि इन्होंने अपने मुस्लिम कैदियों से इंस्पायर होकर ही इस्लाम कबूल किया था। बरके खान अपने मुस्लिम कैदियों को देखकर हमेशा ये सोचते थे कि ये लोग हर मुश्किल वक्त में भी अपने रब को याद करना नहीं भूलते हैं। दोस्तों, उसी दौर में अचानक से एक दिन बरके खान की मुलाकात बुखारा शहर में एक मुस्लिम आलिम दीन जिनका नाम नजमुद्दीन मुख्तार अज़-ज़ाहिदी था, उनसे हुई। बरके खान ने उस शख्स के सामने वो सारे सवाल रखे जो उनके दिमाग में मुस्लिमों के खिलाफ जन्म लिया करते थे। और तसल्ली बख्श जवाब मिलने के बाद बरके खान ने उन मशहूर आलिम दीन के हाथों इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, बरके खान इस्लाम कबूल करने वाले पहले मंगोल सरदार थे। और बरके खान के बाद ये सिलसिला इस तरह से शुरू हुआ कि बाद में आधी से ज्यादा मंगोल सल्तनत इस्लाम कबूल कर चुकी थी। इस्लाम कबूल करने के बाद बरके खान ने अपना नाम अबुल माली नासिरुद्दीन रखा था। दोस्तों, ऐसे दौर में जब हलाकू खान तमाम सलेबी फौजों के साथ मिलकर पूरी इस्लामी दुनिया को खत्म करने के ख्वाब देख रहा था,
ऐसे में बरके खान और उसकी फौज का इस्लाम कबूल कर लेना किसी चमत्कार से कम नहीं था। बरके खान ने इस्लाम कबूल करते ही सबसे पहले मंगोल सल्तनत के खाकाने आजम की ओर एक खत रवाना किया और उस खत में बरके खान ने सबसे पहले हलाकू खान की तरफ से किए गए जुल्म सितम की कहानी लिखी थी और उसमें आगे लिखा कि मैं हलाकू खान से मुसलमानों के एक एक खून के कतरे का हिसाब लूंगा और ऐसा करने से पूरी मंगोल सल्तनत में मुझे कोई नहीं रोकेगा और जो भी मुझे रोकने की कोशिश करेगा उसके साथ भी वही किया जाएगा जो हलाकू खान के साथ किया जाएगा। और दोस्तों, यकीनन ये बात सच है कि जो हलाकू खान मक्का, मदीना और फिलिस्तीन जैसे शहरों को फतह करने का ख्वाब देख रहा था, वो बरके खान के इस्लाम कबूल करने के बाद इनको फतह करना तो दूर बल्कि इस्लामी दुनिया के किसी एक छोटे शहर को भी फतह नहीं कर पाया था। और आखिरकार सन 1262 ईस्वी में हलाकू खान और बरके खान के बीच एक खतरनाक जंग हुई थी और इस जंग को मंगोल सल्तनत का पहला गृह युद्ध भी कहा जाता है। इस जंग में बरके खान ने अपने छोटे भाई के साथ मिलकर हलाकू खान को जबरदस्त शिकस्त दी थी। दोस्तों, ये जंग हलाकू खान के लिए आखिरी जंग साबित हुई थी और इस जंग के साथ ही हलाकू खान के नाम का तूफान हमेशा के लिए खत्म हो गया था और हलाकू खान अपनी जान बचाने के लिए अजरबैजान के किसी इलाके में जाकर छुप गया था। कहते हैं कि हलाकू खान अपनी इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाया था और इसी वजह से उसे मिर्गी की बीमारी हो गई थी और कुछ ही वक्त बाद उसकी मौत हो गई। और हलाकू खान की मौत के कुछ वक्त बाद ही अबुल माली नासिरुद्दीन यानी बरके खान की भी मौत हो गई थी। लेकिन मरने से पहले बरके खान एक ऐसा कारनामा अंजाम दे गए थे जिसे आज तक नहीं भुलाया जा सकता है। दोस्तों, इस शानदार वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।